हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पिछली बार मैंने जो वीडियो डाला था उसको आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाकर के आप लोग देख लीजिए, तभी आपको ये बेहतर समझ में आएगा। आज हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं कोशिका के भाग। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कोशिका के बारे में, तो आपको बेहतर समझने के लिए पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कोशिका के भाग। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं जिससे मिलकर एक कोशिका का पूर्ण रूप से निर्माण होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिजिक क्रियाएं जो चलती रहती हैं, शरीर में होने वाली जितनी क्रियाएं हैं सब कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए बाह्य आवरण। जैसे कोई भी कोशिका के जो भाग होते हैं उसमें तीन प्रकार के पहले ऊपरी आवरण भाग होते हैं। उसमें पहला जो भाग है वो है बाह्य आवरण। पहला भाग आपका है क्या? ऊपरी भाग जिसे कहते हैं उसका नाम है बाह्य आवरण। दूसरा है जीव द्रव्य। दूसरा क्या है? जीव द्रव्य है। और तीसरा है कोशिकांग। यानी कि किसी भी कोशिका के तीन भाग हुए। पहले एकदम मोटी बात आप ऐसे समझिए कि किसी भी कोशिका के कितने भाग हुए? तीन भाग हुए। किसी भी कोशिका के तीन भाग। पहला भाग बाह्य आवरण, दूसरा भाग जीव द्रव्य, तीसरा भाग कोशिकांग। अर्थात कोई भी कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें कोई ना कोई आवरण तो होता ही होगा। इसलिए किसी भी कोशिका में पहला भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ध्यान से देखिएगा, बाह्य आवरण। और दूसरा है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को यह कहा जा सकता है जीव द्रव्य अर्थात जीव के अंदर उपस्थित द्रव्य, अर्थात जनन द्रव्य भी कह सकते हो। तो जीव द्रव्य वो दूसरा भाग है, जीव द्रव्य जिसे कहते हैं। तीसरा कोशिकांग अर्थात कोशिकाओं के अंदर उपस्थित अंग। ऐसे ही समझिएगा, बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ये भाग समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कोशिकांग अर्थात कोशिका के अंदर उपस्थित अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो जाहिर है तीसरा स्टेप आपका है कोशिकांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाह्य आवरण को समझने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण क्या करता है? जैसे कि अभी पहले मैंने बताया कि बाह्य आवरण अर्थात बाहर का आवरण। जैसे कि मान लिया आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ का एक भाग होता है, कोई भी पेड़ है ना, तो पेड़ के ऊपर एक छिलका होता है, हमारे ऊपर स्क्रीन पाई जाती है जिसे हम त्वचा बोलते हैं। ये किसी भी भाग पर अगर किसी प्रकार का चोट लग जाता है तो हमारी सुरक्षा कौन करता है? बाह्य आवरण करता है। कौन करता है भैया? बाह्य आवरण करता है। तो बाह्य आवरण जो है वह आकार एवं सुरक्षा संबंधी होता है। आकार मतलब आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर का निर्माण त्वचा ही करती है, बाह्य आवरण ही करता है हमारे शरीर का निर्माण। और क्या करता है कि हमारे शरीर को बांध के रखता है और एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला भाग क्या हुआ? आकार एवं सुरक्षा की दृष्टि से बाह्य आवरण बहुत उपयोगी होता है। अब बाह्य आवरण के बाद में हम चलते हैं जीव द्रव्य के बारे में समझते हैं। दूसरा स्टेप है भौतिक आधार तथा सभी जैविक क्रियाओं से संपन्न होती है। अब जीव द्रव्य क्या है? किसी भी कोशिका के अंदर जो उपस्थित भाग होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि भौतिक आधार है, शरीर का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य, तथा सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब जैविक क्रियाएं क्या हैं? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसका पाचन होता है, और पाचन के दौरान, पाचन के बाद में क्या होता है? हम लोग कुछ करते हैं ना। क्या करते हैं भैया? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सकर्शन करते हैं, मतलब किसी भी चीज को शरीर से बाहर निकालते हैं। पाचन, उत्सर्जन या विभिन्न की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी जैविक क्रियाएं कहां संपन्न होती हैं? कोशिका में उपस्थित किसमें? जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप चलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग तो एक महत्वपूर्ण भाग है ही है। जैसा कि आप जानते हैं कोशिकांग एक महत्वपूर्ण भाग है ही है। इसमें क्या होता है? कोशिका के विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां चलते हैं, इसको देखते हैं। चलिए ये पूरा हुआ आपका। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आकार एवं सुरक्षा से संबंधित, चलिए इसके बाद में समझते हैं कि कोशिका कला। बाह्य आवरण आपने पढ़ा, आकार एवं सुरक्षा संबंधित इसके बारे में आपने पढ़ा। अब हम चलते हैं आकार एवं सुरक्षा संबंधित के आगे पढ़ाते हैं और बताते हैं आपकी कोशिका कला। देखिए कोशिका कला कहाँ होता है? सभी कोशिकाओं में कोशिका कला पाई जाती है। आप जानते हैं इसको कि सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कोशिका कला पाई जाती है। लेकिन एक चीज आता है इसके तुरंत बाद में, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया होगा कि कोशिका भित्ति जो होती है कहाँ पाई जाती है भैया जी? वो पाई जाती है सिर्फ पादप कोशिका में, एनिमल कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए इतना आपने समझा कि कोशिका भित्ति जो होती, कोशिका कला तो पाई जाती है सभी कोशिकाओं में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ना कि एनिमल कोशिका में। चलिए आगे देखते हैं। जीव द्रव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य सभी जीवों में पाया जाता है, आप जानते हो। जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? कोशिका द्रव्य आता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो जीव द्रव्य के अंतर्गत ही पाया जाता है। और फिर क्या आता है? केंद्रक आता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, अर्थात ये कह सकते हो कि जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों पाए जाते हैं। चलिए तीसरा स्टेप देखते हैं, कोशिकांग। तो कोशिकांग के अंतर्गत ये देखिए यहां पर हमने एक पूरा विस्तृत रूप से मैंने लिखा है, इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिकांग के अंतर्गत ढेर सारी कोशिकाएं आती हैं। सर्वप्रथम कोशिका का नाम है वह केंद्रक। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि केंद्रक जो है किसी भी कोशिका का, जैसे मान लिया एक कोशिका हमने बनाया, कोशिका मैंने बनाया और कोशिका के मध्य में एक हमने ऐसी संरचना बना दिया, अर्थात इसे हम केंद्रक कह दिए। केंद्रक अर्थात आप ऐसे ही समझिए कि कोई भी कोशिका के मध्य में स्थित जो भाग होता है, जो कोशिकाओं का पूर्ण रूप से संचालन करता है, जो कोशिकाओं का जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं सभी पर अपना नियंत्रण रखता है, उसे केंद्रक कहते हैं। चलिए केंद्रक के बारे में आगे, और जैसा कि आप एक चलते चलते एक जानकारी और दे दूं कि केंद्रक का जो खोज किया था उन्होंने किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। चलिए अगला माइटोकॉन्ड्रिया का के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आप लोग जानते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? कोशिका का तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। अब क्यों कहते हैं कोशिका का पावर हाउस? क्योंकि कोशिका का जो जितने भी प्रकार के हमारे एटीपी होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लोग कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिए और जो अच्छा लगे आपको या पूरा जो भी आप देखें वो नोट करते चलिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस है, और पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी एटीपी होती हैं ऊर्जा के रूप में, वो सब संचित होती हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ रहे हैं ना? माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी एटीपी होते हैं यानी ऊर्जा के रूप में एटीपी होते हैं वो सब संचित होते हैं कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? सभी जीव कोशिकाओं में। जितनी जीवित कोशिकाएं हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए अब लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक क्या है? लवक मतलब होता है प्लास्टिड। लवक अब लवक जो है ये समझने वाली बात है कि लवक जो है केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में। अब देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो लवक है वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, एनिमल कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है। लवक का कार्य कई हैं, वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगला है ईआर। ईआर क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ठीक है। तो ईआर जो होता है उसका नाम पूरा है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और उसका हिंदी में कहते हैं अंतःप्रत्यव्ययी जालिका। ये क्या होता है कि ये कोशिका के अंदर एक छोटे छोटे बिंदी की भांति, जैसे कि इसको बड़े चित्र में दिखाएंगे आपको तब आप अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोशिका में एक बिंदी की भांति छोटे छोटे जगहों पर पड़े रहते हैं। चलिए गाल्गी काय यानी गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी जो है ये क्या होता है? इसकी खोज कैमिलो गाल्गी ने किया था, ठीक है। और ये गाल्गी काय जो होता है एक प्रकार से टूटी फूटी नलियों से बनी होती है, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं, देखते हैं लायन काय। यह भी एक कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। लायन का जो है वो कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिससे कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का समन्वय होता है। राइबोसोम पढ़ते हैं अगला स्टेप। राइबोसोम के बारे में आपको मैंने अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ाया है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते कितने हैं? पहला होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक होता है 70S टाइप और दूसरा होता है 80S टाइप। तो राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के हुए। इसको हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक कितने ही समझिएगा। तो 70S टाइप और 80S टाइप दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अगला स्टेप आता है आपका तारक काय। तारक काय जो होता है वो कोशिकाओं का एक अति महत्वपूर्ण भाग होता है जिससे जो है कोशिकाओं के सभी कार्य इसके अनुरूप ही चलते हैं। अगला रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है? रिक्तिका यानी वैस्कुलस। किसी भी प्लांट में वैस्कुलस का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि एनिमल सेल में हम रिक्तिका को देखते हैं कि वो छोटी छोटी होती हैं तथा पूरी कोशिकाओं में बिखरी हुई होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में हम देखते हैं कि रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी तथा दो ही होती हैं। और रिक्तिका का कार्य क्या है कि जो एनिमल या प्लांट सेल में किसी भी कोशिका में टूटी हुई या खराब
पड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो रिक्तिका के अंदर जो हैं समा जाती हैं, अर्थात उन्हें खा करके नष्ट कर देता है। यही रिक्तिका का कार्य होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने आज आपको कोशिका के भाग के बारे में बताया। आप लोगों से निवेदन है कि लाइक और कमेंट जरूर करें तथा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।